गांव के एक कोने में घनी बाबुल की झाड़ियों से घिरी हुई एक पुरानी झोपड़ी थी। उसकी दीवारें मिट्टी की बनी थी, जिनमें समय समय पर दरारें पड़ जाती। छत से पानी टपकता और फर्श पर कीचड़ फैल जाता। यही घर था मोहन का, एक साधारण किसान जिसकी आंखों में उम्मीद की चमक और दिल में संघर्ष की आग थी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें धुंधलके को चीरती हुई झोपड़ी में प्रवेश कर रही थी। मिट्टी में लिपटे बर्तन, कोने में धुआंता चूल्हा और खाट पर पड़ा फटा गद्दा। गरीबी यहाँ पर कोने से झांक रही थी। मोहन चुपचाप अपनी टूटी खाट से उठा, आंखों को मसलता हुआ बाहर निकला। बाहर उसका छोटा सा खेत फैला था, जो अब वीरान हो चुका था। ना कोई हरियाली, ना कोई उम्मीद की हल्की भी झलक, बस सूखी दरारें, मुरझाए पौधे और धूल उड़ाती हवाएं। हे भगवान, किस पाप का दंड दे रहे हो? कितनी मेहनत की, फिर भी खेत सूखा पड़ा है। राहुल के लिए तो एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। पास ही चूल्हे पर सुधा, मोहन की पत्नी, बैठी थी। उसके हाथ चूल्हे में लकड़ियां डालते हुए कांप रहे थे। आंच से ज्यादा तो उसकी आंखों में जलन थी, जो अपने पति के दुख से उपजी थी। मोहन, चिंता मत करो। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मेहनत करने वालों का साथ खुद भगवान भी देते हैं। सुधा, अगर भाग्य में केवल दुख ही लिखा है, तो मेहनत किस लिए? मोहन का बेटा 7 वर्षीय राहुल घर के बाहर मिट्टी से खेल रहा था। उसकी नन्ही हथेलियों में धूल सजी थी, पर चेहरा खिलखिलाता था। वो बेफिक्री से आसमान की ओर पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी, देखो, एक दिन हम भी अपनी जमीन पर बड़ा खेत बनाएंगे। बहुत सारा अनाज, बहुत सारी गायें होंगी। हाँ बेटा, जरूर बनाएंगे। काश भगवान तेरी मासूम उम्मीदों को पूरा कर पाए। घर के भीतर और बाहर दोनों ओर अभाव का बोलबाला था। चूल्हे की रोटी छोटी होती जा रही थी, पानी का घड़ा सूखता जा रहा था, और मोहन का धैर्य भी हर दिन थोड़ा थोड़ा झुलस रहा था। शाम के समय जब मोहन खेत से वापस लौटा, उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा थकावट से भरा था। उसने हल आंगन के कोने में रखा और खाट पर बैठ गया। सुधा, अब तो लगता है किस्मत भी हमसे रूठ गई है। नहीं मोहन जी, भगवान परीक्षा लेते हैं। शायद हमारा भाग्य बदलने ही वाला हो। रात भर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। ठंडी हवाएं झोपड़ी की झिर्रियों से सरसराती रही, मानो भाग्य भी उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर हल उठाया, फिर खेत की सूखी धरती पर कदम रखा। उसके विश्वास की डोर अब भी हाथ से छूटी नहीं थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप खेतों पर आग बरसा रही थी। हवाओं में धूल उड़ रही थी और तपती मिट्टी पर मोहन के नंगे पैर फफूले छोड़ रहे थे। वो दिन भर खेत में मेहनत करके थका हारा अपनी झोपड़ी की ओर लौट रहा था कि तभी दूर से धूल के बादल उठते दिखाई दिए। धूल के गुबार के बीच एक सफेद घोड़ा नजर आया, जिसकी पीठ पर सोने का कामदार साफा बांधे सेठ लाल चंद सवार थे। उसके पीछे 4 गुर्गे लाठी थामे खड़े थे। मोहन घबराया। वो जानता था कि सेठ का आना अच्छे संकेत का नहीं था। ओ मोहन, कहाँ भाग रहा है? आज तेरा हिसाब किताब करने आया हूँ। सेठ जी, थोड़ा मोहलत और दे दीजिए। अब की बार फसल अच्छी होने की आस है। जैसे ही अनाज बिकेगा, कर्ज चुका दूंगा। सेठ ने घोड़े की लगाम खींचकर अपने घुटने टेके और मोहन के चेहरे पर तिरस्कार से देखा, जैसे कोई गंदी चीज देख रहा हो। फसल? तेरे खेत में तो बगले भी बैठने से डरते हैं। मोहन, किस उम्मीद पे जी रहा है तू? सेठ जी, मेहनत कर रहा हूँ, भगवान पर भरोसा है। भगवान? अरे गरीबों का भगवान भी अमीरों की जेब से निकलता है। सुन, अगर 3 दिन के भीतर कर्ज नहीं चुकाया, तो तेरी ये झोपड़ी, ये खेत
और ये मुट्ठी भर जमीन भी नीलाम कर दूंगा, समझा? सेठ ने इशारे से अपने गुर्गों को बुलाया। एक गुर्गा झोपड़ी के बाहर खड़ा हो गया, दूसरा खेत के किनारे। अब हर दिन मेरा आदमी तेरे घर के बाहर खड़ा रहेगा, हर सांस पर, हर दाने पर मेरा हक है मोहन। सोच ले, या पैसा या खेत। सेठ जी, इतनी बेरुखी? दुनिया बेरहम है मोहन। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो ताकतवर है। तेरे जैसे कमजोरों का कोई भाग्य नहीं होता। सेठ लालचंद घोड़े पर चढ़ा और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मोहन की टूटी आंखों में एक बार फिर जहर घोल गया। धूल के गुबार में घोड़ा दूर निकल गया, लेकिन मोहन वहीं ठिठक गया, अपनी जगह पर जड़ हो गया, जैसे जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। मोहन जी, क्या हुआ? क्या कहा सेठ ने? वो बोलकर गया है 3 दिन का वक्त है। उसने बोला है 3 दिन का वक्त है, वरना सब छीन ले जाएगा। पिताजी, हम अपना घर खो देंगे क्या? मोहन ने अपने बेटे को बाहों में भर लिया। उस मासूम चेहरे को देख उसकी आंखें भीग गई। नहीं बेटा, तेरे सिर से छत नहीं हटने दूंगा। तेरे सपनों के लिए मैं लड़ूंगा। उस रात मोहन सो नहीं सका। छत से टपकती बूंदें, कड़ाके की हवाएं और दिल में उमड़ता तूफान, सब कुछ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या भाग्य वाकई लिखा जा चुका है? लेकिन कहीं भीतर एक आवाज गूंज रही थी। रात भर नमी भरी हवाएं खेतों के ऊपर से गुजरती रही। मिट्टी की गंध में आज कुछ नया था, मानो धरती भी किसी अनदेखे वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। सुबह हुई। हल्की धूप के साथ जब मोहन खेत पर पहुंचा, तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? जहां कल तक सूखी दरारें थी, आज वहां नन्हे नन्हे अंकुर फूट पड़े थे। हर बीज ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। धरती की कोख से हरियाली झांक रही थी। सारा खेत हरे रंग की चादर ओढ़े मुस्कुरा रहा था। मोहन जी, देखिए, धरती माँ ने हमें दुआएं लौटा दी। पिताजी, हमारे खेत पे तो जादू हो गया। मोहन ने मिट्टी की गोदी में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर आज ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वो अपने दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर माथे से लगा बैठा। आज उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसे आशीर्वाद दिया हो। दिन बीतते गए, खेतों में फसल लहलहाने लगी। गेहूं की सुनहरी बालियां, बाजरे के झूमते खेत, दालों की भीनी महक। अब खेत सिर उठाकर हवा से बातें कर रहे थे। हर सुबह मोहन खेतों में घूमता, पौधों से बातें करता, जैसे उनका धन्यवाद कर रहा हो। गांव वाले भी चकित थे। जहां पिछले साल कोई उम्मीद नहीं थी, वहां अब सोने सी फसलें लहरा रही थी। अरे भाई, मोहन के खेत में तो चमत्कार हो गया। सुना है किसी साधु ने उसे बीज दिए थे। सच हो या जादू, मेहनत तो उसकी थी। सेठ लालचंद को भी इस खबर की भनक लगी। उसकी आंखों में जलन तड़क उठी। जो मोहन कल तक उसके पैसों के लिए गिड़गिड़ाता था, आज उसकी फसलें आसमान छू रही थी। सेठ के मन में ईर्ष्या का दानव कुलबुलाने लगा। यह नहीं हो सकता। एक गरीब किसान भाग्य से नहीं, छल से ऊपर आया है। मोहन ने फसल काटी। पहली बार उसके हाथों में अनाज का वजन उसके सपनों का वजन बनकर झूल रहा था। गांव के बाजार में जाकर जब उसने अनाज बेचा, तो पैसों की थैली उसकी मुट्ठी में थी। देखो, अब ना तो राहुल भूखा सोएगा, न तुम चूल्हे के आगे आंसू बहाओगी। भगवान ने हमारी सुन ली मोहन जी, भगवान ने हमारी सुन ली। आपने हार नहीं मानी, इसी का फल मिला है आपको। अब मैं स्कूल जाऊंगा, है ना माँ? हाँ बेटा, अब तुझे ना किताबों की कमी होगी, ना सपनों की। मोहन ने सबसे पहले सेठ लालचंद का कर्ज चुकाया। सेठ के सामने उसने पूरे पैसे गिनकर रखे। हर सिक्का उस अपमान का जवाब था जो उसे झेलना पड़ा था। सेठ जी, अब मैं आपका कर्जदार नहीं, अब मेरा सिर ऊंचा है। मेरे बेटी की आंखों में सपना है। संभल कर रहना मोहन,
कभी कभी भाग्य फिर पलट भी जाता है। सेठ के शब्दों में जहर था, लेकिन मोहन के दिल में अब भरोसे की ढाल थी। उसे पता था मेहनत और ईमानदारी से जीता गया भाग्य सबसे मजबूत होता है। रात के अंधेरे में जब मोहन अपने आंगन में बैठा तो उसके सिर पर तारे चमक रहे थे। हवा में सुकून था। वो जानता था कि एक बड़ी लड़ाई तो जीत ली गई है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अंधेरे के पर्दे के पीछे से सेठ लालचंद कुछ और योजना बुन रहा था। भाग्य के खेल में एक और तूफान आने वाला था। मोहन की खेतों में खुशहाली फैलने की खबर जैसे ही पूरे गांव में पहुंची, सेठ लालचंद का गुस्सा और ईर्ष्या एक बार फिर जाग उठा। उसका अभिमान जो कभी अपनी शक्ति पर था, अब टूट चुका था। अपनी ही जमीन, अपनी ही मेहनत से मोहन ने जो हासिल किया, वो सेठ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका घर जो कभी अपनी चालाकियों से ही चलता था, अब एक बुरी हार के समक्ष खड़ा था। उसकी नजरें मुरझाई थी। उसके चेहरे पर अब वही बेरुखी और तामसिक विचार थे। वो सारा दिन अपनी हवेली में बैठा अपने हालात से जूझता रहा। यह नहीं हो सकता। एक गरीब किसान ने मेरी मेहनत को चुराया है। सिर्फ भाग्य की वजह से यह नहीं सहेजा जाएगा। सेठ की आंखों में अब अंधकार था और वो जाने कहां से एक तांत्रिक की मदद लेने की सोचने लगा। उसने पुरानी किताबों के पन्ने पलटे और उसमें एक गहरी रहस्यमय विधि का उल्लेख पाया। एक ऐसा तरीका जिससे वो अपने विरोधियों को पूरी तरह से मिटा सकता था। उसने फैसला किया कि इस बार वो मोहन को सजा देने के लिए हर हद तक जाएगा। तांत्रिक से मदद लूंगा मोहन को नष्ट करने के लिए। अब मेरे पास भी शक्ति होगी। सेठ ने तांत्रिक को बुलाया। वो जादूगर जो अपने काले जादू से हर किसी को लूटता था, जंगल के भीतर एक पुराने खंडर में रहता था। उस खंडर में हर समय अजीब सी गंध और ठंडी हवाएं रहती थी, जैसे वहाँ कुछ कटा फटा और भयानक सा हो। तांत्रिक का नाम था भीमराज। वो एक खतरनाक जादूगर था जो सब कुछ पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। सेठ लालचंद उसे जानता था और अब उसे पूरी उम्मीद थी कि वो मोहन से छुटकारा पाने में मदद करेगा। तुम आ गए सेठ, क्या चाहते हो तुम मुझसे? मुझे मोहन से छुटकारा चाहिए। वह मेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। उसने मेरे सारे अधिकार छीन लिए हैं। अब उसे मिटाना है। तांत्रिक ने अपने हाथों में माला पकड़ी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दौड़ने लगी। वो धीरे धीरे मंत्रों का जाप करने लगा। उसकी आवाज एक अजीब ध्वनि पैदा करती हुई हवा में गूंजने लगी। जैसे ही वो मंत्र समाप्त हुआ, उसने एक अंधेरे मोमबत्ती की लौ को इशारे से आग में बदल दिया और एक विशाल काले धुएं के गुब्बारे की तरह फैलने लगा। यह कोई साधारण काम नहीं है सेठ। मोहन के खिलाफ एक कड़ा जादू तैयार करने में मुझे पूरा समय लगेगा, लेकिन तुम जो कहोगे वही होगा। वह किसान अब कहीं का नहीं रहेगा। बस यही चाहिए मुझे अब अपनी हार का बदला चाहिए। किसी समय बाद तांत्रिक ने अपने जादू से एक शक्तिशाली काले जादू की रचना की जो मोहन की फसल को नष्ट कर देगा। उसने हवा में काले धुएं को घुमाकर एक राक्षसी प्रेत का रूप बना दिया। वो प्रेत पूरी तरह से एक अंधेरे कोलाहल में रूपांतरित हो चुका था। यह जादू अब मोहन की जिंदगी को तितर बितर कर देगा। मेरे जादू से उसकी खुशियां खत्म हो जाएंगी। तांत्रिक ने अपने जादू को मोहन के खेतों पर भेजा। खेतों में पहले से लहलहाती फसलें अब धीरे धीरे मुरझाने लगी। हवा में अचानक एक ठंडक आ गई, जैसे हरियाली को छीनने के लिए प्रकृति भी एक हो गई हो। मोहन का सपना फिर से धुंधला होने लगा था। यह क्या हो रहा है? फसलें क्यों मुरझा रही हैं? कहाँ गया वह भगवान का आशीर्वाद? लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने ये महसूस किया कि कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसका दिल धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभाला। उसकी मेहनत का फल
उसके हाथ से कभी नहीं निकलने वाला था। यह केवल एक परीक्षा है। मुझे अब और मेहनत करनी होगी। मेरी जड़ें मजबूत हैं। मुझे किसी के जादू से डरने की जरूरत नहीं। इस बीच सेठ लालचंद ने अपने जादू की सफलता का जश्न मनाया। उसे यकीन था कि अब मोहन की खुशियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बार मोहन की मेहनत और उसका विश्वास उसके लिए सबसे बड़ी ढाल बन चुकी थी। चरण दर चरण मोहन की मेहनत को खत्म करने की साजिश और गहरी होती जा रही थी। तांत्रिक का काला जादू अब उसकी जिंदगी को नष्ट करने पर तुला था। खेतों में मुरझाई हुई फसलें और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। रात का वक्त था और मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा चांद की हल्की रोशनी में खेतों को देख रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जल रहा था। यह सब कुछ मेरे लिए नहीं है। क्या मेरे सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे? जैसे ही मोहन ने अपने सवाल खुद से किया, उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल भारी हो गया। वो जानता था कि भाग्य ने उसे एक कठिन राह पर भेजा है, लेकिन क्या वो इस रास्ते पर अकेले ही चलने वाला था? तभी अचानक ही एक अजीब सी हवा बहने लगी। बर्फीली हवा ने मोहन के चेहरे को छुआ, जैसे किसी ने उसे गहरी ठंडक दी हो। वो चौंका और अपनी आंखें झपकते हुए पीछे मुड़ा। उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने पहले देखा था। वही बाबा, वही शांत मुस्कान। मोहन, भाग्य का खेल कभी भी आखिरी नहीं होता जब तक तुम खुद उसे अपने तरीके से ना बदल दो। बाबा, आप फिर आए, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरी फसलें मुरझा रही हैं। मेरा विश्वास टूट रहा है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षणों के लिए खामोशी में डूब गए। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वे सब कुछ समझते हो, जैसे वे मोहन के दुख को अपनी आत्मा से महसूस कर रहे हो। मोहन, तेरी जिंदगी में जो हो रहा है वह तुझसे कहीं बड़ा है। यह जादू केवल तुझे गिराने के लिए नहीं है, बल्कि तुझे सिखाने के लिए है। बाबा, अगर जादू सब कुछ नष्ट कर दे तो मैं क्या करूंगा? मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी मुझे हार ही मिलती है। बाबा ने मोहन की पीठ थपथपाई और उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उनके आशीर्वाद की शक्ति से मोहन को शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे अपने बाहों में समेट लिया हो। मेहनत से कभी हार नहीं होती बेटा। जादू से तुम्हारी फसलें मुरझा सकती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा में जो शक्ति है वह किसी जादू से नहीं हार सकती। फिर बाबा ने अपने हाथों से एक चमचमाती ताबीज निकाली। ये ताबीज चमकते हुए मोहन के हाथों में रख दी। ये ताबीज कोई सामान्य चीज नहीं थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी शक्ति थी। एक शक्तिशाली चमत्कारिक ताबीज जो मोहन की मेहनत और विश्वास को मजबूती देगा। यह तावीज तुम्हारे पास रहेगा। यह तुम्हारे प्रयासों को और ताकत देगा। जब भी तुझे लगे कि तेरा रास्ता बंद हो गया है, इसे अपने दिल से जोड़ लेना, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास और मेहनत मजबूत है, भाग्य कभी भी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। मोहन ने ताबीज को हाथ में लेकर बाबा को देखा। उसकी आंखों में अब वो आत्मविश्वास था जो पहले खो गया था। उसके भीतर एक नई उम्मीद का बीज पनप रहा था। जैसे ही बाबा ने मोहन की पीठ पर एक हल्का सा हाथ रखा, अचानक से हवा में गर्माहट महसूस होने लगी और चारों ओर की ठंडी हवा जैसे अचानक शांत हो गई। बाबा की छाया धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कोई अनदेखा मार्गदर्शक चला गया हो। अब भाग्य मुझे नहीं, मैं भाग्य को बदलूंगा। अगली सुबह मोहन अपने खेत पर पहुंचा। उसके दिल में बाबा के शब्द गूंज रहे थे। उसने ताबीज अपनी जेब में रखा और फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। ये न सिर्फ उसका संघर्ष था,
बल्कि ये उसकी आत्मा की लड़ाई भी थी। उसने पूरे जोश के साथ मिट्टी को जोतने का काम शुरू किया। उसकी नजरों में एक दृढ़ता थी, जैसे वो जानते हुए भी सफलता उसकी राह देख रही थी। वो जानता था कि मेहनत ही है जो उसे जीत दिलाएगी, चाहे कोई भी जादू उसे रोकने की कोशिश करे। धीरे धीरे मोहन ने अपनी मेहनत से खेत को फिर से लहलहा दिया। हरियाली बढ़ने लगी और ये देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। जो फसल पहले मुरझा रही थी, अब उसकी बालियां फिर से सुनहरी हो गई। अब ये खेत मेरी मेहनत और विश्वास की ताकत को देखेगा। कुछ दिन बाद मोहन की फसलें फिर से लहलहाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसके खेतों में सोने जैसी फसलें लहराती रही। गांव के लोग फिर से हैरान थे। उन्होंने मोहन की मेहनत और जादू की बजाय उसे विश्वास और मेहनत की असली ताकत मान लिया। मोहन की मेहनत और बाबा के आशीर्वाद से अब उसकी जिंदगी फिर से रोशन हो रही थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी और उसके पास अनाज की भरमार थी। मोहन ने अपने सपनों को फिर से जी लिया था और उसका आत्मविश्वास अब आकाश छूने लगा था। वहीं सेठ लाल चंद के दिल में मोहन की सफलता का खौफ बढ़ता जा रहा था। वो जानता था कि मोहन की बढ़ती हुई समृद्धि अब उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली थी। सेठ के दिल में गुस्सा और जलन अब अपने चरम पर था। वो सोच रहा था कि अब उसे मोहन से बदला लेना होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। उस किसान ने मेरी जिंदगी में हुकूमत की है, अब मैं उसे नष्ट कर दूंगा, चाहे जो हो। सेठ ने तांत्रिक भीमराज से संपर्क किया। उसका सारा गुस्सा अब मोहन के खिलाफ उबल रहा था। वो फिर से काले जादू का सहारा लेना चाहता था ताकि मोहन की बढ़ती हुई खुशियाँ फिर से खत्म हो जाए। उसने तांत्रिक से पूछा कि कैसे मोहन को हराया जा सकता है। मैंने पहले ही उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन अब मुझे उसे बिल्कुल ही नष्ट करना है। वह हमारी जमीन पर कब्जा करने की सोच रहा है। तुम चाहो तो मैं उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस बार यह तुमसे बहुत महंगी पड़ेगी सेठ। यह काम काले जादू से किया जाएगा और इसके लिए तुम्हें भी कुछ गहरी बलि चढ़ानी होगी। सेठ लालचंद ने तांत्रिक के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जानता हो कि ये काला जादू उसे एक और गंभीर समस्या में डालने वाला है। लेकिन उसके दिल में अभी भी लालच था और उसने अपनी जिंदगी के हर फैसले को इसी लालच से लिया था। मुझे अब यह करना ही होगा। मोहन ने मुझे नीचा दिखाया है, उसे मिटा देना मेरी जरूरत है। तांत्रिक ने एक काले स्थान पर जाने का निर्देश दिया, जहां वो इस बार और भी जादुई शक्तियों का उपयोग करने वाला था। उसने सेठ को एक रहस्यमय मंत्र दिया जो मोहन की मेहनत और विश्वास को नष्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक जादू करने लगा, एक अजीब सी घटना घटी। हवा ने दिशा बदली और आकाश में काले बादल घेरने लगे। जैसे ही जादू का असर हुआ, तांत्रिक की आंखों में डर की झलक दिखी। यह क्या हो रहा है? कुछ ठीक नहीं है। यह जादू रुक क्यों गया? तांत्रिक की घबराहट बढ़ गई। उसके इर्द गिर्द एक रोशनी का चक्कर बनने लगा। अचानक से हवा में एक तेजी से घूमा हुआ उजाला फैला और वो डरते हुए पीछे हटने लगा। मोहन ने खुद को खोने से पहले अपनी मेहनत का पूरा जोर लगाया था। उसने बाबा द्वारा दी गई ताबीज को अपने हाथ में लिया और उसे सीने से लगा लिया। जैसे ही उसने ताबीज को पकड़ा, उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति महसूस हुई। वो एक क्षण में समझ गया कि अब उसकी राह में कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। वो आगे बढ़ा और तांत्रिक के जादू को चुनौती देने के लिए अपने खेत में पहुंचा। उसका विश्वास और धैर्य अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब कोई जादू मुझे नहीं हरा सकता। मेरी मेहनत ही मेरा भाग्य है। तांत्रिक का जादू रुक गया। अचानक से आकाश साफ हुआ और हल्की धूप जमीन पर पड़ी। खेतों में फिर से नई ऊर्जा का संचार हुआ और मोहन की फसलें और भी लहलहाने लगी। सेठ लालचंद का काला जादू उल्टा पड़ गया।
वो चुपचाप अपने महल में बैठा था जब एक दिन उसे खबर मिली कि मोहन की फसलें अब और भी समृद्ध हो गई है। ये सुनकर सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वह किसान फिर से जीत कैसे सकता है? सेठ लालचंद की आंखों में ईर्ष्या का रंग गहरा हो गया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मोहन की मेहनत और विश्वास को किसी जादू या शक्ति से नहीं रोका जा सकता। वो अपनी ही साजिशों में फंस गया। उसके लालच और अहंकार ने उसे अपने ही फंदे में फंसा लिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। मोहन ने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा गांव वालों में बांट दिया। वो जानता था कि सच्ची खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने में ही है। गांव में मोहन का नाम फिर से सम्मान से लिया जाने लगा। हर कोई उसकी मेहनत और संघर्ष का कायल था। हमने हार नहीं मानी और हमारी मेहनत ने हमें इन खुशियों तक पहुंचाया। सेठ लालचंद की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो अपनी हवेली में अकेला पड़ा था क्योंकि उसकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी थी। उसके पास अब ना तो पैसा था ना ही सम्मान। सेठ ने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और उसकी हालत एक गरीब इंसान जैसी हो गई थी। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मेहनत और ईमानदारी होती है। मोहन ने अपनी मेहनत से जो पाया वो केवल पैसों से नहीं था। उसने अपनी आत्मा को शांति और संतोष से भर लिया था और यही उसकी सच्ची जीत थी। समय की पहिया घूमता रहा और मोहन की जिंदगी में वो मौसम फिर से लौट आया जिसके लिए उसने कभी उम्मीद की डाली थी। अब उसके खेतों में सींचा गया अनाज मेहनत का सोना बनकर बोरा भर समृद्धि ला रहा था। झोपड़ी की पुरानी दीवारें नई ईंटों से बदल दी गई थी। छत पर चमचमाती टाइलें थी और आंगन में रंग बिरंगे फूल खिले थे। लेकिन सबसे बड़ी खुशियाँ मोहन के चेहरे पर उसके आत्मविश्वास और संतोष की मुस्कान थी। एक सुनहरी सुबह मोहन ने गांव के चौपाल पर सबको बुलाया। उसके साथ खड़ी थी सुधा, जो अब भी कोमल पर दृढ़ हृदय वाली पत्नी बनी हुई थी, और राहुल, जिसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून अब आशाओं का आकाश भर रहा था। प्यारे गांव वालों, आज मैं अपनी पहली उपज में से कुछ हिस्सा आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ। यह केवल अनाज नहीं है, बल्कि मेहनत, संघर्ष और आस्था का फल है। गांव वाले ताली बजाकर खड़े हुए, बच्चे किलकारियां मारते, बूढ़े आंसू पोंछते। मोहन ने बोरी खोलकर हर परिवार को सहेज बहेज अनाज दिया। पिताजी ने सही कहा, जब हम सब मिलकर बांटते हैं, खुशी दोगुनी हो जाती है। बंटवारे के बाद गांव का बुजुर्ग मंगल सिंह आया। उसकी आंखों में सम्मान और प्रेम झलक रहे थे। मोहन, तुमने दिखाया कि भाग्य पर भरोसा होते हुए भी मेहनत और ईमानदारी की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। सभी ने सिर झुकाकर सहमति दी। तभी हवा के झोंके में वो बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ, जिसने मोहन को पहले बीज दिए थे, पर अब उसकी अंगड़ाई फैली हुई रोशनी बनकर चमक रही थी। बेटा, तूने साबित कर दिया कि भाग्य लिखा तो जाता है, मगर मेहनत और सत्य से उसे फिर से लिखा भी जा सकता है। अपनी जिंदगी की किताब के पन्ने तूने खुद मोहर लगाए। बूढ़े ने अपनी झुकन भरी मुद्रा में मोहन का आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे गायब हो गया। मोहन ने सिर ठोका, नमन किया और फिर अपने खेतों की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय बाद गांव में एक मंदिर बना, कर्म मंदिर, जहां लोग हर सुबह मोहन की तरह मिट्टी में हाथ लगाकर प्रार्थना करते और अपना संघर्ष बांटते। सुधा, राहुल और मोहन मिलकर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे, बुजुर्गों की देखभाल करने लगे। उनका घर ना सिर्फ एक परिवार का घर था, बल्कि आशा और प्रेरणा का केंद्र बन गया था। काश मैंने भी मेहनत को अपनाया होता, ना कि लालच को। सेठ के शब्द हवा में खो गए। अब हवा उसके कदमों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन मोहन ने उसे भी माफ कर दिया। जहाँ तक भाग्य की लकीरें थी, उन्हें मोहन ने दया और करुणा से बदल दिया था। और इस तरह मोहन ने सीखा, भाग्य केवल लिखित नहीं होता,
वो तब तक बदलता रहता है जब तक हम अपनी मेहनत, सच्चाई और आस्था की कलम न चलाएं।